बनासकांठा के बाद विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। अपनी पार्टी से टिकट के लिए नेता जमकर पैरवी कर रहे हैं। आज बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक बीजेपी नेताओं की राय लेने के लिए पहुंचे तो टिकट की दावेदारी के लिए 70 से ज्यादा उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने एक एक करके सबकी बातों को सुना। अब माना यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द बीजेपी उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले 13 नवंबर को गुजरात राज्य में वाव विधानसभा की बाई इलेक्शन तय हुई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है उसमें सेंस प्रक्रिया जो है चल रही है यहाँ पे। और वाव विधानसभा में एज ए ऑब्जर्वर हम 3 लोग यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ यमल भाई व्यास जी है जो पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ विधायिका जो बहन दर्शनाबेन वाघेला यहाँ उपस्थित है। हम तीनों लोगों ने आज सभी कार्यकर्ताओं को सुना है। सभी के सूचन भी हमने एक्सेप्ट किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जो इच्छुक उम्मीदवारी भी यहाँ उन्होंने दर्ज की है। 50 से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म उन्होंने हमको फिल करके दिए हैं कि भाई हमें भी इच्छा है, हमें चुनाव लड़ना है। प्रदेश के द्वारा नियुक्त किए गए 3 निरीक्षक आज हमारी विधानसभा में यहाँ पर पधारे हैं और सब उम्मीदवार जो भी उम्मीदवारी करना चाहता है उनको बारी बारी से पूछ रहे हैं और उनसे सेंस ले रहे हैं और प्रदेश की टीम के साथ संकलन करके 2-3 दिन में उम्मीदवार की प्रक्रिया पूर्ण होगी। जी हाँ, मैंने अभी दावेदारी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी पसंदगी करती है तो मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। अब बात विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का ऐलान होने के बाद महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच मैराथन बैठक के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो सका। खबर यह है कि विदर्भ और मुंबई की करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान पर बीजेपी खूब चुटकी ले रही है। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। अब वक्त कम बचा है। ऐसे में महायुति से लेकर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची तगड़ी चल रही है, क्योंकि इस दफा महाराष्ट्र का चुनाव अलग है। महायुति में 3 पार्टियों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा है, तो महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीटों का बंटवारा होना है। लेकिन इस समय सीटों को लेकर रार महाविकास आघाड़ी में मची है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती तो कांग्रेस का हौसला कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लोकसभा में सबसे अधिक 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में कभी शरद पवार की पार्टी वाली सीट पर तो कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रभाव वाली सीट पर दावा कर रही है। मसला ऐसा फंसा कि बात धमकी और चेतावनी तक पहुंच गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। आपको बता दें कि गुरुवार को मुंबई के एक होटल में आघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटिल और एनसीपी शरद पवार गुट से जितेंद्र अवार्ड जैसे नेता शामिल हुए। 9 घंटे तक चली बैठक के बाद भी 28 सीटों पर पेच फंसा रह गया। बैठक में शामिल दलों के बीच फैसला हुआ कि इन सीटों पर अब दिल्ली में ही फैसला होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे दल को ना तो बैठक में बुलाया गया, ना ही उनकी मांग पर कोई गौर किया गया। उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है? नहीं, रिप्लाई वजह से जब बात करता हूँ सब हमारी बातें चल रही हैं, हम बताते हैं आपको, फिक्र मत कीजिए, बताते हैं आपको। तो लेकिन जब मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं तो बात कैसे? वो कह रहे हैं पहले 3 पार्टियों की मीटिंग होगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे भी बता दीजिए नहीं क्या करना, बस यही चेतावनी समझिए आप है, ये धमकी नहीं है। कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। लेकिन साथ कैसे रहेंगे जब एक ही सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही है, शरद पवार की एनसीपी भी दावा कर रही है और तो और समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है। ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़
स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। गुरुवार को हुई महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक के बाद सूत्रों से पता चला कि पूर्वी विदर्भ में कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना यूबीटी पूर्वी विदर्भ की उन सीटों पर दावा कर रही है जो कांग्रेस ने कभी नहीं जीती। उधर मुंबई की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस की तरह सांगली पैटर्न पर अपना उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दे दी है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मुंबई की जिन जिन सीटों पर पेच फंसने की खबर सामने आई है, उसमें 28 विवादित सीटें मुंबई और विदर्भ क्षेत्र में हैं, जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों दल दावा कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में 3 प्रमुख विवादित सीटें हैं, जिसमें वर्सोवा, बायकुला और धारावी पर कांग्रेस दावा कर रही है। वर्सोवा, बायकुला और घाटकोपर पश्चिम पर शिवसेना यूबीटी दावा कर रही है और मुंबई में बायकुला, मानखुर्द, शिवाजी नगर, वर्सोवा और अणुशक्ति नगर पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। जबकि इनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल कर लिया है और नाना पटोले ने कहा कि 84 सीटों की स्क्रीनिंग पूरी हुई है। उनके नाम पर 20 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगनी है। कांग्रेस ने कहा है कि 288 सीटों में से 260 सीटों पर सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया गया है। मुंबई की 3 सीटों सहित 28 सीटों पर विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। इसके लिए सभी दल अपने प्रमुख नेताओं को विवादित सीटों की सूची भेजेंगे। महाराष्ट्र में अघाड़ी के घटक दलों के बड़े नेताओं की तो बैठक हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि छोटे दलों को महाराष्ट्र में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री पिछले काफी वक्त से मंदी की मार को झेल रही है और ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और सूरत डायमंड एसोसिएशन लगातार सरकार से राहत पैकेज या फिर डायमंड पॉलिसी की डिमांड कर रही है, लेकिन अब ये मांग बीजेपी के भीतर भी उठने लगी है। बीजेपी विधायक ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और विशेष पैकेज की मांग की गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस स्पेस सूरत डायमंड बोर्ड्स का शुभारंभ किया था। तब उम्मीद की जा रही थी कि इससे सूरत डायमंड इंडस्ट्री को नई उड़ान मिलेगी, लेकिन दुनिया भर में डायमंड की डिमांड कम होने की वजह से सूरत की डायमंड इंडस्ट्री भी मंदी से जूझ रही है। आलम यह है कि अगस्त में एक बड़ी डायमंड कंपनी अपने 50,000 कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी पर भेजने को मजबूर हो गई थी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल लगातार डायमंड इंडस्ट्री पर संकट को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। डायमंड पॉलिशिंग में जो श्रमिक है उन्होंने मजबूरन सुसाइड करना पड़ा है और ये जो आज रिसेशन, जो मंदी, जो मुश्किल का दौर आया है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि G7 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया कि रशिया से रफ से बना हुआ पॉलिश्ड डायमंड हम नहीं खरीदेंगे। अब गलती कोई करे और सजा कोई भुगते। अब ये 7 बड़े देश अगर बंद करते हैं तो विदेश मंत्री की जिम्मेवारी थी, प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी थी कि आपको अपनी लाल आंख करनी चाहिए। लंबे समय से मंदी की मार झेल रही डायमंड इंडस्ट्री को तो गुजरात सरकार ने कोई राहत पैकेज नहीं दिया। इस बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गुजरात सरकार ने सब्सिडी देने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार के इस फैसले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग खुश हैं, तो डायमंड इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज की मांग तेज हो गई है। खुद बीजेपी के विधायक भी गुजरात सरकार से डायमंड इंडस्ट्री के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं, ताकि मंदी से जूझ रही डायमंड इंडस्ट्री के छोटे कारोबारियों और डायमंड वर्कर्स को राहत मिल पाए। દુનિયાના દેશોમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે, જેના કારણે હીરા ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ રહી છે। ખૂબ જ ભયંકર મંદી ચાલી રહી છે, જેના કારણે નાના કારખાનેદારો અને રત્ન કલાકારો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। ઘર ચલાવવા પર પણ ફાંફા પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। આવા સમયમાં રત્ન કલાકારો અને નાના કારખાનેદારો, મધ્યમ લોકો આપઘાત કરી રહ્યા છે, તો એમને બચાવવા જોઈએ અને એમને રાહત થાય એના માટે સરકારે કંઈક વિચારવું જોઈએ। એના માટે કંઈક નવી પોલિસી અથવા તો પેકેજ જે કંઈ થતું હોય એ સરકારે કરવું જોઈએ એવી મારી માગણી છે।
इस मंदी की असली वजह क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन माना जा रहा है कि रूस युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर डायमंड की डिमांड लगातार कम हो रही है। इसलिए सूरत डायमंड एसोसिएशन की ओर से टेक्सटाइल पॉलिसी की तरह डायमंड पॉलिसी की डिमांड भी की जा रही है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पॉलिसी डिक्लेयर की है, ऐसी पॉलिसी डायमंड में भी होनी चाहिए। मंदी तो चल रही है, वो तो सब मानते हैं कि मंदी तो चल रही है। वो दीपावली के समय पे रेगुलर रजाई होती है, तो 15-20 दिन 25 दिन तो इंडस्ट्री बंद ही रहेगी। सूरत में करीब 4000 छोटी बड़ी डायमंड पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। इनसे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हीरा कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार ने डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान हो सकता है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात एक ऐसी चोरी की जिसको अंजाम देने वालों की पहचान को एक पुलिस डॉग ने उजागर कर दिया। चोरी का ये अनोखा मामला है अहमदाबाद का, जहां उदय सिंह नाम का एक किसान अपनी 12 एकड़ जमीन बेच चुका था। एडवांस के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिल गए थे। उसके बाद किसान ने 1 करोड़ रुपए के साथ 7,80,000 रुपए अपने घर में गेहूं के ड्रम में छुपा दिए। लेकिन गेहूं के ड्रम में रखे हुए 1,70,80,000 रुपए चोरी हो गए। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुट गईं। पुलिस ने चोरों तक पहुंचने के लिए पिनी नाम के एक खोजी कुत्ते को मदद के लिए बुलाया और उसने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया। अहमदाबाद के धौलका तालुका के सरगवाड़ा गांव में फ़िलहाल हम मौजूद हैं और ये वही गांव है जहां पे 13 अक्टूबर के दिन एक शिकायत दर्ज करवाई गई जिसमें कहा गया कि 1,07,80,000 रुपए जो कि गेहूं रखने के ड्रम में रखे गए थे। एक किसान ने अपनी ज़मीन बेची थी और पैसे उसने अपने घर में लाकर रखे थे। फ़िलहाल हम उसी घर के पास मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि पिछले 70 सालों से एक परिवार सरगवाड़ा गांव में रहता है और 5 भाई बहन इस परिवार में हैं और मैं आपको अब घर के अंदर के दृश्य दिखाऊंगा। आप फिलहाल देख पा रहे हैं जो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ड्रम जिसमें गेहूं खास करके रखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो परिवार है उसने अपने कपड़े इसके अंदर रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं विमल का एक थैला था जिसमें 1 करोड़ रुपए ज़मीन जो बेची गई थी 12 एकड़, उसके एडवांस के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले थे, बैग के साथ इसी में रखे गए थे। उसके अलावा एक दूसरी बैग थी जिसमें 7,80,000 रुपए इसी डब्बे के अंदर, इसी ड्रम के अंदर रखे गए थे। और सामने जो एक आप देख पा रहे हैं कुछ ईंट यहाँ पे रखी गई है, ये एक खिड़की है और गांव में खास करके जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें इसी प्रकार से ईंट रखकर उसको बंद कर दिया जाता है। और इसी ईंट को गिराकर खिसकाकर जो आरोपी 2 आरोपी थे बुध और विक्रम, उन्होंने रात को चोरी को अंजाम दिया। अलग से 7,80,000 रुपए रखे गए थे, वो बैग भी यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद है। इस बैग को जो चोर थे उन्होंने घर के पास ही छोड़ दिया था और मुख्य चोर जो बुध है जिसको पूरी जानकारी थी कि इस घर के अंदर पैसे रखे गए हैं और इस ड्रम में पैसे किस प्रकार से चुराए जा सकते हैं, कौन सी दीवार से इस घर में घुसना आसान है। हमारे साथ जो शिकायत करता है वो भी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। कितने रुपए आपने रखे थे और घर में आपने इतनी बड़ी अमाउंट क्यों रखी हुई थी? 1,80,000 में डम में मिल जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं। विक्रम बुधो बे खबर रात पड़े लेकिन मारे डम तोड़ी ये रुपया 1,07,80,000 लेके ऐसे चला गया। पुलिस एक डॉग की मदद से चोरों तक पहुंची कैसे? अहमदाबाद के एसपी ने इस पर आज तक से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वो उस जगह पे हमें क्या क्या ट्रेसेस मिल सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक वहाँ नज़दीक में एक बैग मिला था। वो बैग को हमारा जो ट्रैकर डॉग है, पेनी करके डॉग है हमारा, वो ट्रैकर डॉग के थ्रू जो है हमने उससे ये पता लग गया कि जो है आरोपी जो है वो किस डायरेक्शन में भागा है। फिर उसके बाद में हमने उस आसपास के एरिया में जितने भी लोग सस्पेक्ट हो सकते थे, ऐसे कुछ 35 लोगों को हमने इनको क्वेश्चनिंग की और इन 35 लोगों में से फर्दर नैरो डाउन करने के लिए हमने वो वापस जो हमारा डॉग है पेनी, वो डॉग को जब लेके आए तो उन्होंने वो उस बैग के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए थे उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया था।
फिर उसके बाद में हमने उनकी फर्दर क्वेश्चनिंग करी और उसके बाद में हमने उनके घरों की सर्च करी, उनके फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोगेट किया। तो फाइनली ये पता लगा कि जो है इस ऑफेंस में जो है 2 लोगों ने इसकी कॉन्स्पिरेसी की थी, एक विक्रम और एक बुद्धा करके जो था। सूरत से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक अपार्टमेंट के फ्लैट से एक दंपति के शव मिले हैं। आशंका ये है कि पति ने चाकू से हमला करके पहले पत्नी की हत्या कर डाली और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में रहने वाले रतन निजमे ने घटना से ठीक पहले अपने भतीजे को फोन भी किया था और अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी करने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डिंडोली पुलिस थाने के पास सुमुख सर्कल है, वहाँ एक प्रयोसा ब्लिस करके अपार्टमेंट, वहाँ एक बिना बनी थी। कंट्रोल रूम को किसी ने फ़ोन किया था कि वहाँ पति पत्नी ने आत्महत्या की है। जिस संबंध में पुलिस ने तहकीकात करके पता लगाया तो वहाँ रतन नीमजे करके जो एक आदमी है वो हैंगिंग अवस्था में मिला और उसकी पत्नी नंदाबेन, उसको छरी से घाव किया गया था, वो भी मृत हालत में मिली थी। गिर नेशनल पार्क के बाद अब गुजरात के राजकोट में भी लायन सफारी पार्क बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इसका काम भी शुरू हो चुका है। माना यह जा रहा है कि लायन सफारी 2 साल से बनकर तैयार हो जाएगा, 2 साल के भीतर, जिसके बाद आप राजकोट में भी खुले जंगलों में एशियाटिक लायन को देख पाएंगे। गुजरात आने वाले पर्यटकों के लिए वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में एक नया रोमांच जुड़ने वाला है, क्योंकि अब राजकोट में एशियाटिक लायन सफारी पार्क बनने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब एशियाटिक लायन गिर जंगल के बाहर किसी सफारी पार्क में देखने को मिलेंगे। गुजरात और सौराष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र को लेकर बहुत बड़ी और अच्छी खबर है वो सामने आ रही है और पहली बार लायन सफारी पार्क है वो गिर के जंगल से बाहर निर्माण लेने जा रहे हैं और वो भी सौराष्ट्र के पाटनगर राजकोट में ये लायन सफारी पार्क है वो बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की टीम ने भी यहाँ आकर निरीक्षण करके इस जगह पर लायन सफारी पार्क बनाने की मंजूरी है वो दे दी गई और बहुत बड़ी खबर ये है कि पहली बार ये लायन सफारी पार्क गिर के जंगल से बाहर बन रहा है। अभी सिर्फ एशियाटिक लायन, खुले एशियाटिक लायन जंगल में जो देखने को मिलते हैं वो सिर्फ जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट का जो गिर जंगल है वहां पर ही देखने को मिलते हैं और वहां पर ये सफारी पार्क है वो सासन और देवरिया में आए हुए हैं। पर पहली बार ऐसा लोगों को और जो पर्यटक है उनको देखने को मिलेगा कि राजकोट में भी अब जंगल में खुले घूमते हुए शेर है वो देखने को मिलेंगे और ये बहुत बड़ा रोमांच होता है खुले शेरों को जंगल में देखने का। राजकोट नगर निगम लायन सफारी पार्क के लिए पिछले कई सालों से प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार अब इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ राजकोट लायन सफारी पार्क का काम शुरू भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अगले 2 साल में ये लायन सफारी पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। राजकोट में लालपरी लेक के पास 20 करोड़ रुपए की लागत से ये लायन सफारी पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए 90 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। 20 करोड़ के खर्च से ये लायन सफारी पार्क है वो बनने जा रहा है और केंद्र सरकार की टीम ने भी यहाँ पर जो निरीक्षण करके लायन के अनुरूप शेरों को रहने के अनुरूप वातावरण है या नहीं, वो सब कुछ चेक करके ये मंजूरी है वो दे दी है। और जो राजकोट महानगर निगम है उन्होंने भी यहाँ पर पूरा काम है वो शुरू कर दिया है। जैसे कि शेरों को रहने के लिए जो पेड़ पौधे की जरूरत होती है वो भी लगाने की शुरुआत है वो कर दी गई है। पानी के लिए व्यवस्था, जो उनके खुराक के लिए जो व्यवस्था करनी होती है वो सब कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी और 1.5 साल के अंदर ये काम है वो पूरा होगा। और जो पर्यटक जो देश विदेश से, पूरे गुजरात से, देश से और विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात होने जा रही है। राजकोट की जलवायु एशियाटिक लायन के लिए अनुकूल है। अब लायन सफारी पार्क की जमीन पर शेरों के अनुकूल पेड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। शेरों की सुरक्षा के लिए सफारी पार्क के चारों ओर बड़ी दीवार भी बनाई जाएगी। इसके अलावा जंगल के अंदर एक सड़क बनाई जाएगी ताकि पर्यटक गिर के जंगल की तरह राजकोट लायन सफारी पार्क में खुली जीप से एशियाटिक लायन को देखने का रोमांच ले पाए। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक लायन सफारी पार्क बनाने की जो टेक्निकल क्षितिज जो हर्डल्स आ रहे थे उसमें से वो मंजूरी दे दी है और राजकोट में गुजरात का सबसे बड़ा, शासन के बाद गुजरात का सबसे बड़ा लायन सफारी पार्क बनने जा रहा है, जो राजकोट का और सौराष्ट्र का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन 18 मंथ के 1.5 साल के बाद होने जा रहा है।
यहाँ पर्यटकों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। लॉयन सफारी में फूड प्लाजा, सेल्फी पॉइंट्स और रेस्ट रूम से लेकर बच्चों के लिए गेमिंग जोन तक बनाने का प्लान तैयार किया गया है। पूरे एशिया महाद्वीप में शेर केवल गुजरात में ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें एशियाटिक लॉयन के नाम से जाना जाता है। खुले जंगल में ये एशियाटिक शेर केवल गिर सेंचुरी पार्क में ही देखे जा सकते हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग गिर नेशनल पार्क आते हैं। राजकोट लॉयन सफारी पार्क बनने के बाद गिर नेशनल पार्क का भार कम हो जाएगा। साथ ही गुजरात में पर्यटकों को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक और विकल्प मिल जाएगा। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो।